तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली की, जहाँ पे एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला लिया गया है। और ये मतलब इंडिकेट कर रहे हैं तमिलनाडु की जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इंडिकेट कर रही है कि भाई हम भारत से अलग हो रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में उनका ये कहना है, क्योंकि उन्होंने जो अभी एक कमेटी बनाई है काफ़ी, मतलब तमिलनाडु इस साल कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा है 2025 में, और पिछले साल तो रहा ही था। ठीक है, तो मतलब क्या वाकई में ये पॉसिबल है इंडिया के अंदर कि कोई भी राज्य इस तरीके का स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी एक गठन करके लेके आ जाए और अपने आप को इंडिया से अलग कर दे, भारत से अलग कर दे? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कैसे है, और पॉसिबल नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं है? इस वीडियो में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं वहाँ के तमिलनाडु के, और इन्होंने अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक अजीबोगरीब का फैसला लिया है। वो ये लिया है कि इन्होंने एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी को इन्होंने 1 साल का टाइम दिया है कि आप इस पर जाके एक बार देखिए स्टेट ऑटोनॉमी के बारे में, इस पे एनालिसिस करके फाइनल रिपोर्ट 1 साल के भीतर इन्होंने मांगा है कि इस पे बना के हमें दीजिए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमारी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो सके, वो मतलब रद्द हो सके। मतलब हम ही जो डिसाइड करेंगे वही होगा। ठीक है, इन मतलब इनका ये मानना है। रिसेंटली कुछ बहुत सारी चीज़ें हुई है वहाँ पे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये जानते हैं कि इस कमेटी में किसको किसको मेंबर बनाया गया है। देखिए, इसमें ना जो कमेटी के मेंबर्स बनाए गए हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज, मतलब फॉर्मर जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस कुरैन जोसेफ जी, जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी अशोक वर्धान को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। ये अशोक वर्धान जी हैं। और इसके अलावा तमिलनाडु के जो वाइस चेयरमैन थे, फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे स्टेट प्लानिंग पॉलिसीज़ के, एम नागानाथन, जो तस्वीर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इन तीनों को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। और इन तीनों को बोला गया है कि फाइनल रिपोर्ट 1 साल के भीतर बना के लेके आइए और सबमिट कीजिए। ठीक है, अभी तमिलनाडु पे अगर आप देखेंगे ना, तो तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है। आप इससे पहले भी हमने एक सेशन किया था, अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कीजिएगा कि किस तरीके से अभी हिंदी भाषा का जिस तरीके से वहाँ पे विरोध किया गया। ठीक है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें कहा गया सारे स्टेट्स को कि भाई ये 3 लैंग्वेज, आप 3 लैंग्वेज अपने जो भी आपका एजुकेशन है उसमें आपको शामिल करना है। बट तमिलनाडु ने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ तमिल और इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे, तीसरा भाषा हम रन नहीं करेंगे। इसके अलावा फिर हिंदी भाषा जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसके अलावा इन्होंने करेंसी की भी जो सिंबल है वो चेंज कर दी थी। तो ये सेशन हमने किया था, इस सेशन को आप जाके चेकआउट करना हमारे चैनल पे जाके, आपको वहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अभी करेंसी का फ़िलहाल यह सिंबल तो चेंज हुआ ही था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये आप जो तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि ये कुछ बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बिल पास करते हैं, और वो बिल जो है इनके पास भेजते हैं फॉर साइन। तो आपको भी पता है कि अगर सेंट्रल लेवल पे कोई भी बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद वो फाइनल बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जब उस पर साइन करते हैं या करती हैं, तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। स्टेट लेवल पे जब आप इसको डिस्कस करते हैं, तो स्टेट लेवल पे ये सारी चीज़ें गवर्नर के पास जाती है, और गवर्नर जब उस पर साइन करते हैं तो वो फिर एक्ट बन जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ बिल्स इनके पास भेजती है साइन ऑफ के लिए, साइन करने के लिए, लेकिन वो सारे बिल्स ये वापस रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का भी प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट को लगता है कि ये बिल सही नहीं है, तो वो वापस हाउसेस के पास, लोअर हाउसेस और अपर हाउस सेंट्रल लेवल पे, और जो स्टेट होते हैं वहाँ पे विधानसभा या विधान परिषद भी बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, तो वहाँ पे वापस भेजते हैं कि आप इसको रिवैल्यूएट कीजिए, दोबारा से इसको देखिए। लेकिन अगर दोबारा से सेम बिल एज इट इज़ वैसे ही आता है, तो गवर्नर साहब की मजबूरी बन जाती है साइन करना, उनको साइन करना ही पड़ेगा। बट होता उल्टा है, ये भेज तो देते हैं वापस असेंबली को कि आप एक बार पुनः विचार कीजिए, लेकिन
वापस जब वो बिल इनके पास आता है तो ये साइन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कर देते हैं रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट। देखो, गवर्नर के पास तीन विकल्प मौजूद होते हैं। आर्टिकल 200, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 200 आप पढ़ेंगे तो गवर्नर के पास तीन पावर्स दिए गए हैं। पहला पावर, या तो वो साइन करके वापस कर दे तो वो एक्ट बन जाए। दूसरा पावर, वो वीटो कर दे। वीटो कोई भी हो सकता है, या तो पॉकेट वीटो हो सकता है या एब्सोल्यूट वीटो हो सकता है, तो कोई भी वीटो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए आगे भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, ताकि प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे तो वो इम्प्लीमेंट हो जाए सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो ये तीन पावर गवर्नर के पास होते हैं। लेकिन वीटो और रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ये तभी किया जा सकता है जब बिल पहली बार उनके पास आया हो। अगर उन्होंने बिल रिटर्न कर दिया है और वो दोबारा से इनके पास बिल आया है तो ये वीटो नहीं कर सकते हैं और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं। उस केस में इनको साइन करना पड़ेगा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 200 कहता है। ठीक, अच्छा, होता उल्टा है, ये साइन करते नहीं हैं, साइन होता नहीं है और ये उसको रिज़र्व कर देते हैं फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके लिए जो तमिलनाडु की जो मौजूदा सरकार है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करती है। सुप्रीम कोर्ट में ये जाके कहते हैं कि ये गवर्नर का अधिकार नहीं है और गवर्नर जो है हमारे बिल्स को साइन नहीं कर रहे हैं, एक्ट नहीं बन पा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें आती है और 8 अप्रैल इसी साल 2025 में अपना जजमेंट लेके आती है और ये कहती है गवर्नर को कि ये कम्प्लीटली इल्लीगल है, आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये टाइमलाइन बनाने की बात करती है सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 142 के तहत इसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये गवर्नर को और राष्ट्रपति को भी इम्प्लीमेंट कर रहे, मतलब रिकमेंड कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे, उसके बाद फिर अभी जगदीप धनखड़ ने भी आर्टिकल 142 को लेके बोला है कि भाई उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है या जो भी है। खैर वो विवाद उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के बीच में क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या मतलब डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कोई जजमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता है, वो कभी डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे रहते हैं। तो इस टॉपिक पे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ठीक है। इसके बाद से ये विवादें मतलब बढ़ने लगी और वहाँ पे जाके स्टालिन जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे जाके, देखो मैंने ना इससे पहले एक वीडियो देखा था खान सर का, उसमें वो कह रहे थे कि इलेक्शन जब होता है ना इंडिया के अंदर, इलेक्शन जब होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, मतलब उनको पता होता है कि उनको वोट कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, और वो क्या करेंगे कि वोट उनको मिल सकता है। मतलब देखो, अगर मान लो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ के उसके बाद ही वो अपना पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करता है। बट जो कम पढ़े लिखे हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत उनके साथ होती है। उनको बस थोड़ा सा चीज़ें बता दी जाती है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या छोटी छोटी चीज़ें उनके पास आ जाती है और उसके बाद फिर वो अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं और उस ओपिनियन के तहत फिर वो जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे देते हैं। इससे पहले क्या हुआ था कि इन्हीं स्टालिन के बेटे हैं यू स्टालिन, ठीक है, वो तमिल सिनेमा में काम भी कर चुके हैं एज एन एक्टर। उन्होंने हिंदू को लेके बहुत ही बड़ा मतलब एक विवादित बयान दिया था कुछ साल पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, उसके बाद फिर वो जो भी मीडिया में आके माफ़ी मांग ली, वो एक तो अलग बात है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर 80 to 85% की जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है, मतलब मेजॉरिटी में वहाँ पे हिंदू है। ठीक है, और ये चीज़ उन वहाँ की जो अभी मौजूदा सरकार है उसको कम्प्लीटली अच्छे से पता है कि भैया हिंदू के बारे में जो हमने बोला है, जो किया है, हिंदू हमें वोट तो देने वाला नहीं है। 2024 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है तमिलनाडु के अंदर, तकरीबन आई गेस 19% के आसपास उनको वोट, वहाँ पे वोट शेयर मिला था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें खतरे की घंटी उनको नज़र आ रही है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है खतरे में पड़ रही है। इस वजह से वहाँ के लोगों को जो मौजूदा सरकार है वो डरा रही है। तो देखो भाई, हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें आम बात है। ठीक है, मुसलमानों को अभी डराया जा रहा है कि वह बोर्ड आ गया तो ये होगा, सीए आ गया तो ये हो जाएगा।
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती, तो वहीं सेम एज इट इज़ अभी वहाँ पे भी ये चीज़ चल रहा है। ठीक है कि अगर मतलब हमारी सरकार जाएगी तो तुम्हारे को हिंदी पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती का हिंदी तुम पे थोप दिया जाएगा। ठीक है, आपको नॉर्थ का कल्चर अपनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कह के डराने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार द्वारा। ठीक है, ताकि उनका जो अगले साल जो इलेक्शन होने वाला है चेन्नई के अंदर, उसमें उनको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, खैर अब देख लेते हैं कि भाई देखो, जो अभी इन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी बनाने की बात की है कि हम देश से अलग हो जाए, मतलब एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, या हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहें, क्या ये पॉसिबल है इंडिया के अंदर? इज़ इट पॉसिबल? तो भाई इंडिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं है? आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो शुरू के जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि इंडिया क्या है। देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि इंडिया यूनियन ऑफ ऑल स्टेट्स, मतलब कि भारत जो होगा सारे स्टेट्स का यूनियन होगा। ठीक है, इंडिया जो है सारे, देखो वर्ल्ड में ना 3 टाइप के कंट्रीज़ हैं अभी मौजूदा, 2 ही टाइप की आप कंट्रीज़ बोल सकते हो, एक फेडरल कंट्रीज़ और एक यूनियन कंट्री। यूनियन कंट्री जैसे आप बोल सकते हो इंडिया हो गया आपका, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे जो हैं यूनियन कंट्री हैं। ठीक है, फेडरल कंट्री की अगर आप बात करते हैं तो जैसे यूएई, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा यूएसए, अमेरिका, ये सारे जो हैं वो फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्रीज़ का मतलब होता है कि इसके जितने भी स्टेट्स होंगे उन सारे स्टेट्स के अलग अलग संविधान होंगे, अलग अलग झंडा होगा, अलग अलग नागरिकता होगा, डिफरेंट मतलब अलग तरीके से होगा। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कि नहीं, एक देश होगा, एक ही संविधान होगा, सब कुछ एक ही होगा यूनियन के अंदर। और यूनियन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, अगर कोई स्टेट ऐसी हिमाकत करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर होती है कि वो उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो कॉन्फेडरल का मतलब होता है, कॉन्फेडरल अभी कोई कंट्री है ही नहीं वर्ल्ड में। आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन को आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि वो मल्टीपल कंट्रीज़ ने मिल के एक यूरोपियन यूनियन बनाया, लेकिन उसमें से कोई अगर चाहे तो वो इजी वे में अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो कॉन्फेडरल होता है। फेडरल के अंदर भी मतलब जैसे यूएसए है, अगर उसमें से कोई स्टेट चाहे तो अलग हो सकता है। ठीक है, यूनियन में कोई भी स्टेट चाहे तो अलग नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम एक अलग इंडिया, मतलब अलग कंट्री एक बन जाए, बट ऐसा हुआ नहीं, ये पॉसिबल नहीं था इंडिया के अंदर। ठीक है, वहाँ पे लास्ट में ये हुआ कि भाई इंडियन आर्मी को वहाँ पे कम्प्लीटली डिप्लॉय कर दिया गया और इंडियन आर्मी ने वहाँ पे चार्ज कर लिया। वहाँ पे पुलिस तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे जो भी पावर्स थी वो आर्मी के पास थी। ठीक है, तो ऐसा अगर स्टेट कभी कुछ करता है तो फिर वापस से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी के द्वारा वहाँ पे जाके कंट्रोल ले सकती है। तो यूनियन का मतलब यही होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लीट पावर है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये आर्टिकल 2 ये कहता है कि न्यू स्टेट्स को भारत के साथ जोड़ा जा सकता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम 1975 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम जो था इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन फिर चाइना ने तिब्बत पे हमला किया, तिब्बत को मतलब जिस तरीके से उसने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद सिक्किम ने भारत के साथ विलय किया और 1975 में 22वां राज्य बन के ये आया। तो आर्टिकल 2 यही कहता है कि आप मतलब इंडिया चाहे तो किसी को भी अपना एक स्टेट बना सकता है उसकी सहमति से। ठीक है, जीता हुआ राज्य, मतलब अगर कोई युद्ध में कोई राज्य अगर इंडिया जीतता है तो उसको भी अपना मतलब स्टेट बना सकता है। फिलहाल ऐसा कोई स्टेट इंडिया में नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल के तहत उसको भी रखा गया है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है। ठीक है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकता है। बाउंड्री कहने से मतलब है कि कुछ एरिया, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ है तो कुछ छत्तीसगढ़ का एरिया एमपी को दे देगा, छत्तीसगढ़ को दे देगा, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया एमपी को दे देगा। इवन अगर वो चाहे, एक एग्जांपल ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि मतलब पटना को गुजरात को दे दे तो गुजरात को दे देगा, गुजरात की कोई गांधीनगर को उठा के बिहार को दे दे तो बिहार को दे। मतलब इस तरीके की पावर है आर्टिकल 3 में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे पावर है। ठीक, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को इम्प्लीमेंट करना हो
तो इसको विशेष मतलब वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको विशेष प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से विशेष अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए उनके पास बस 50% मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर उनके पास 50% मेजॉरिटी है तो वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे एक्शन कर सकते हैं। तो अगर तमिलनाडु ऐसे ही मतलब हिमाकत करता है, ऐसे तो करेगा नहीं, वो कमेटी कोई काम आने वाली है नहीं, ठीक है। वो सब एक चुनावी प्रोपेगेंडा है जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको मतलब हिंदी से बचा के रखेंगे, ठीक है, हम सब कुछ अपना अलग कर लेंगे, ये सारी चीज़ें देखो गवर्नर हमारे साथ नहीं दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो भी है वो सब चीज़ें चुनावी है। तो ये सब चीज़ें प्रोपोगेंडा एक तरीके से फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर कि कोई भी स्टेट चाहे तो वो एक पावर ऑटोनॉमी कमेटी एक बना के और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे और कुछ कर दे। ये इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है इन आर्टिकल्स के तहत, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ठीक है। अगर इन आर्टिकल्स को आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।